बात है यूरोप की। 13 सितंबर 2025 टॉमी रॉबिन्सन यूनाइट द किंगडम के नाम से एक अभियान छेड़ते हैं और देखते ही देखते लंदन की सड़कों पर 1.25 लाख से ज़्यादा लोग उमड़ आते हैं। ये कोई साधारण विरोध नहीं है, बल्कि ब्रिटेन की जनता का विस्फोटक गुस्सा है। गुस्सा उन अवैध अप्रवासियों और कट्टर इस्लामीकरण के खिलाफ जिसने राजधानी को अपराध और असुरक्षा का गढ़ बना दिया है। इस आंदोलन के प्रभाव को आप इस बात से समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियों में शुमार एलन मस्क तक इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं, समर्थन देते हैं और एक के बाद एक ट्वीट से ब्रिटिश जनता के आक्रोश को और धार देते हैं। ये विरोध किन बातों को लेकर है? ये कौन लोग हैं? इन्हें क्या चाहिए? ये कुछ वीडियो हैं, आप देखेंगे तो पता चलेगा। इन्हें कानून और व्यवस्था नहीं चाहिए, इन्हें शरिया लॉ चाहिए। Its purpose is to establish the banner of Tawheed amongst society and amongst on a state level, to raise the banner of La ilaha illallah. इन्हें जिहाद चाहिए। Jihad for the sake of Allah. You accept Islam, you pay jizya, it's war. ये वो लोग हैं जो जनसंख्या के बूते सारी व्यवस्थाएं और सारे समीकरण पलट देना चाहते हैं, और चाहते ही नहीं हैं, इसके लिए बाकायदा जिद करते हैं, पैरवी करते हैं, अड़ते हैं और व्यवस्थाओं में अड़चन भी डालते हैं। लेकिन असली तस्वीर और भी डरावनी है। कभी दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाने वाला लंदन आज अपराधियों और अवैध प्रवासियों की जकड़ में है। स्थिति ऐसी है कि लोग अब अपनी महंगी घड़ियां तक पहनने से डरने लगे हैं। सर जिम रैटक्लिफ जैसे अरबपति तक उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने राजधानी में अपनी लग्जरी घड़ियों का प्रदर्शन करना बंद कर दिया है। यानी घड़ी पहने मगर घड़ी दिखाई ना दे, क्योंकि हर साल हज़ारों की संख्या में घड़ियां छीनी झपटी जा रही हैं, चोरी हो रही हैं, गायब हो रही हैं। पिछले साल की ही बात करें तो करीब 7,000 घड़ियां लंदन में चोरी हुई हैं। 2018 से अब तक राजधानी की सड़कों पर डकैती, लूटमार, छीना झपटी, इस सब के जरिए करीब 43,000 घड़ियां छीनी जा चुकी हैं। ये केवल घड़ियों की बात है, मगर लंदन का समय कैसे घड़ी घड़ी बदल रहा है उसकी तस्वीर भी इससे सामने आती है। यह आंकड़ा सिर्फ अपराध का नहीं है, बल्कि उस अराजकता का प्रमाण है जो अवैध प्रवासियों और ढीली सरकारों की लचर नीतियों ने लंदन पर थोप दी है। लंदन आज कराह रहा है। ये समस्या सिर्फ लंदन तक भी नहीं है, केवल ब्रिटेन तक भी नहीं है, पूरे यूरोप की स्थिति देखें। फ्रांस की हालत ऐसी ही डरावनी है। मीडिया और सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि फ्रांस में महिलाएं प्रवासियों से, उनके हमलों से, उनके जुमलों से तंग आकर सुरक्षा के लिए अपने बाल काले करवा रही हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वो कम आकर्षक दिखेंगी, कम ध्यान खींचेंगी और उन पर नस्ली हमले कम होंगे। सोचिए, यूरोप की महिलाएं, उस फ्रांस और उस पेरिस की महिलाएं जिसे खुलेपन की खिड़की कहा जाता था, खुली हवाओं का शहर कहा जाता था, वहाँ की ब्लॉन्ड महिलाएं अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अपनी पहचान तक बदलने को आज मजबूर हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि जब किसी समाज की संस्कृति, उसका रहन सहन, उसकी पहचान, उसका लोकतंत्र उसकी ही ज़मीन पर धीरे धीरे हाशिए पर धकेली जाने लगे तो उसका भविष्य क्या होगा? ये नस्ल भेद का सवाल नहीं, बल्कि जनसंख्या विस्फोट, अवैध प्रवासियों और कट्टर इस्लामीकरण की वास्तविकता है। आज यूरोप और अमेरिका इसी भय से कांप रहे हैं। सभ्यताओं का ये संघर्ष अब किताबों में नहीं बल्कि सड़कों पर लिखा जा रहा है। आने वाले साल तय करेंगे कि क्या यूरोप अपनी जड़ों और संस्कृति को बचा पाएगा, अपने रहन सहन को बचा पाएगा, अपनी पीढ़ियों को बचा पाएगा, या इस्लामी उग्रवाद, कट्टरपंथ, हिंसा, अवैध प्रवासियों की भीड़ में हमेशा के लिए यूरोप खो जाएगा, डूब जाएगा। जब संख्या बल किसी समाज की कानून और संस्थाओं से बड़ा हो जाए तो बचता क्या है? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। इतिहास से ढूंढेंगे, वर्तमान से और आने वाले कल से भी ढूंढेंगे। पीयू रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक यूरोप में मुस्लिम आबादी दोगुनी हो जाएगी। वहीं जर्मनी के एआरडी डचलैंड ट्रेंड 2025 का जो सर्वेक्षण है, वहां जर्मनी के 68% नागरिकों ने कहा है कि शरणार्थियों की संख्या अब देश में घटनी चाहिए, ये बाढ़ थमनी चाहिए। इस जनसंख्या के गणित पर वहाँ तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है।
एक डच नागरिक ने जब एक कमेंट किया था कि हमारे बच्चे ज़्यादा होते हैं, वो मुस्लिम अप्रवासी था, उसने कहा था हमारे बच्चे ज़्यादा होते हैं और जल्दी हमारी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। इस जनसंख्या के गणित को भांपते हुए टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने उस युवक को, जो पाकिस्तानी युवक था, उसके वीडियो को रीपोस्ट किया था। मस्क ने लिखा था कि इस युवक का गणित सही है, नंबर्स डोंट लाई, नंबर झूठ नहीं बोलते, आंकड़े बदल रहे हैं, यूरोप के लिए खतरनाक हो रहे हैं। जब अरबपति वैज्ञानिक भी वही डर दोहराने लगे जिसे आम नागरिक महसूस कर रहा है, तो क्या इसे अनदेखा किया जा सकता है? 711 ईस्वी, स्पेन पर बनी उमैया का हमला, 700 वर्ष का संघर्ष। आपको बता दें कि इस हमले के दौरान अरब और बर्बर मुस्लिम सेनाओं ने पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका, इस सारे हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद उनका लक्ष्य आइबेरियन प्रायद्वीप यानी आइबेरियन पेनिनसुला था, यानी आज का स्पेन और पुर्तगाल। इस हमले का परिणाम ये रहा कि कुछ ही वर्षों में स्पेन और पुर्तगाल का बड़ा हिस्सा इस्लामी शासन अल अंदालुस के अधीन आ गया। इटली का सिसिली भी अरब के प्रभाव में आया। रिकॉन्क्विस्टा तक संघर्ष चला। रिकॉन्क्विस्टा ये एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ है दोबारा जीत, पुनः विजय। ये उस लंबे दौर को कहते हैं जब ईसाई शासकों ने मुस्लिम शासन से स्पेन और पुर्तगाल को वापस हासिल किया था। इस सब को बताने का तात्पर्य ये है कि तब आक्रमण तलवार से था, आज जन्म से है, गर्भ से है। अमेरिका के पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एडवाइज़र और एकेडमिक, यानी जिनका शिक्षा जगत में बड़ा नाम है, जिनके सिद्धांत की बहुत चर्चा होती है, सैमुअल पी हंटिंगटन, 80 के दशक में एक थ्योरी उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था भविष्य की जो टकराहट है सभ्यताओं के बीच होगी, और आज वही टकराव संख्या और संस्कृति के स्तर पर दिखाई दे रहा है। कुछ घटनाओं पर नज़र दौड़ाएं, आपको समझ आएगा कि जो सैमुअल पी हंटिंगटन कह रहे थे या आज जो एलन मस्क कह रहे हैं, उन घटनाओं के तार कैसे आपस में जुड़ते हैं, ये पूरा चित्र कैसा है। जर्मनी के कोलोन को याद कीजिए। वर्ष 2015 में वो नए साल की शाम थी, लोग उत्सव के माहौल में थे, मगर वो उत्सव की शाम जिंदगी भर के भयावह यादों में बदल गया। करीब 650 महिलाएं उस अकेली रात यौन उत्पीड़न का शिकार बनी। अनेक बलात्कार की घटनाएं दर्ज हुई, और ये सब करतूतें जिस समुदाय की ओर से हुई उसे जर्मन समुदाय जानता था अप्रवासियों की बाढ़ के रूप में। ब्रिटेन के रॉथरहम को याद कीजिए। 1997 से 2013 ये एक काला अध्याय है उस गोरे समाज के लिए जिसकी 1400 बच्चियां ग्रूमिंग गैंग का शिकार बनी। प्रशासन चुप रहा। अब फ्रांस और नॉर्वे को याद कीजिए। प्रवासी वहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उन देशों के झंडे जला रहे हैं, 200 साल पुराने पुस्तकालय फूंक रहे हैं। क्या ये केवल अपराध हैं? नहीं, ये संकेत हैं। ये ऐसे संकेत हैं कि जब संस्कृति और कानून के बीच टकराव होता है तो कानून कई बार पीछे हट जाता है। सभ्यताओं के इस संघर्ष को देखें तो हंटिंगटन की इस भविष्यवाणी को याद रखना होगा। फ्रांस के हिजाब विवाद को याद रखना पड़ेगा। अजान पर बार बार फैलने वाले तनाव को याद रखना पड़ेगा। ब्रिटेन में जो पैरेलल शरिया काउंसिल चल रही हैं, यानी समानांतर शरिया कानून का राज जो चल रहा है, उसको याद रखना पड़ेगा। स्वीडन के प्रवासी दंगों को भी याद रखना पड़ेगा। ये टकराव केवल मजहब या आस्था का नहीं है, बल्कि जीवन शैली और मूल्यों का है। एक और लोकतंत्र है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जेंडर की इक्वलिटी यानी समानता की बात है। दूसरी ओर उम्मा या उम्मत की सामूहिक पहचान की बात है, कठोरता है, कट्टरवाद है। क्या ये दोनों बिल्कुल विरोधाभासी चीजें एक साथ चल सकती हैं? उम्मा का अर्थ भी समझ लीजिए। उम्मा का अर्थ है मुसलमानों की एक बिरादरी या वैश्विक लामबंदी। यूरोप के परिदृश्य को अगर तुलनाओं में समझना हो तो जर्मनी में मर्केल की उदारता और उसके परिणाम को देखिए। 2015 था, लाखों शरणार्थियों का बड़े खुले दिल से स्वागत किया गया, उसकी आलोचना भी हुई और आज उसके परिणाम भी दिख रहे हैं। जो परिणाम है उसमें अपराधों की बाढ़ है, कोलोन जैसी घटनाएं हैं, जन असंतोष है। आज 68% जर्मन लोग कहते हैं शरणार्थियों को घटाओ
और जब आप इस 68% को समझते हैं तो ये भी समझ लीजिए कि कुछ वर्ष पहले ये प्रतिशत 35-38% था, यानी असंतोष भी दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। जिस रफ्तार से अप्रवासी बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से मुस्लिम आमद बढ़ रही है, उसी रफ्तार से आक्रोश बढ़ रहा है। जर्मनी के समुदाय में बढ़ रहा है, फ्रांस में बढ़ रहा है, पोलैंड में बढ़ रहा है, बाकी सब जगह पूरे यूरोप में बढ़ रहा है। पोलैंड की कहानी थोड़ी सी अलग है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इस कहानी को समझना हो तो फ्रांस को देखिए, वहाँ दक्षिण पंथ की वापसी को देखिए, नाइस और पेरिस हमलों को देखिए। इन हमलों के बाद सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए, सिविल सोसाइटी में चर्चाएं चली और लोग सरकारों को कटघरे में खड़े करने लगे। नेशनल रैली जैसी पार्टियां युवाओं से समर्थन पा रही हैं, लोग उनको हाथों हाथ ले रहे हैं। पुराने सिस्टम जो उदारता की बात करते थे, उस उदारता के परिणाम वहाँ का समाज भोग रहा है। समाज के विश्वास की कसौटी पर इस पूरे घटनाक्रम को परखिए। सरकार ने सुरक्षा भुला दी और इस्लामोफोबिया की बहस में उलझी रही, यानी एक मुद्दा था, उसे राजनीतिक भय में या राजनीतिक समीकरणों में जब राजनेताओं ने उलझा दिया तो समाज का आक्रोश बढ़ने लगा। अब पोलैंड की बात कीजिए, वहाँ के कुछ नेता इस सब पर सख्ती की बात करते हैं और जब वो सख्ती की बात करते हैं तो कुछ परिणामों को भी सामने रखते हैं। आपने YouTube पर वीडियोस देखे होंगे, जब वहाँ के प्रमुख नेताओं में से कुछ लोग कह रहे हैं कि 20 लाख यूक्रेनियन हमने लिए, लेकिन मुस्लिम शरणार्थी एक भी नहीं लिया। यही वादा हमने अपने नागरिकों से किया था। यही कारण है कि पोलैंड आज सुरक्षित है और यही कारण है कि हमारे यहाँ कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। यूरोपीय आयोग ने पोलैंड की इस प्रतिक्रिया को, उन नेताओं को रेसिस्ट कहा, लेकिन पोलिश नेतृत्व अपनी जगह अडिग रहा। उन्होंने कहा, हमने लेबल की नहीं, हमने उदारता की नहीं, हमने अपने परिवार और देश की सुरक्षा की परवाह की है। जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड की जो कहानियां हैं, जो अनुभव हैं, जरा उन्हें थोड़ी गहराई से समझ लीजिए। वर्ष 2015 में जब सीरिया से ये बाढ़ प्रवासियों की उस ओर बढ़ी, यूरोप की तरफ बढ़ी, तो एंजेला मर्केल के हाथ में उस समय कमान थी। मध्य पूर्व और सीरिया के शरणार्थियों की एक पूरी बड़ी लहर यूरोप पहुंची। इस समय जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने सीमाएं खोलने का बहुत बड़ा निर्णय लिया। विरोध भी हुआ, मगर उनका एक नारा था, हम इसे कर लेंगे। इस निर्णय के पीछे 3 उद्देश्य बताए गए थे। हमें मानवीयता का निर्वाह करना है, यूरोपीय एकता की भावना को मजबूत करना है और उसके लिए भी हमें ऐसा करना पड़ेगा। और तीसरा कारण ये तर्क दिया गया था, वो कहा गया था कि जर्मनी की श्रम शक्ति और जनसंख्या वृद्धिकरण की समस्या है, वो अप्रवासियों से सुलझ जाएगी। परंतु शायद चीज़ें और ज़्यादा उलझ गईं। समय के साथ इस नीति के अनपेक्षित परिणाम सामने आए, विवाद हुआ, उल्टे प्रभाव देखने में आए। शरणार्थियों के आगमन के बाद जर्मन समाज में प्रश्न उठने लगे कि ये लोग तो आ गए, मगर हम कौन हैं? सांस्कृतिक पहचान पर दबाव अनुभव होने लगा। सार्वजनिक सेवाएं, आवास और स्वास्थ्य प्रणालियों पर भार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सामाजिक एकीकरण के नारे बहुत लगाए गए थे, मगर एकीकरण की प्रक्रिया बहुत कठिन साबित हुई। इन समस्याओं ने न केवल जर्मनी को बल्कि पूरे यूरोप को प्रभावित किया। फ्रांस और बाकी अन्य देशों में भी अप्रवासियों को लेकर असंतोष बढ़ने लगा, गहराने लगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां बड़ी संख्या में नए लोग बस गए थे। उनकी रीति नीति अलग थी, उनकी बोली अलग थी, उनको कानून को मानना या ना मानना, उनके रुझान भी अलग थे। फ्रांस में दक्षिणपंथी रुझान को भी जरा समझ लीजिए। वास्तविक कारण क्या थे, आवश्यकताएं क्या थी? जब फ्रांस ने ऐसा दबाव झेला तो पहली प्रतिक्रिया आर्थिक क्षेत्र से आई। बेरोजगारी, आवास संकट, सार्वजनिक सेवाओं पर अतिरिक्त बोझ, आम नागरिकों को असुरक्षित महसूस होने लगा। दक्षिणपंथी पार्टियों ने इस असुरक्षा और आक्रोश को सीधा राजनीतिक हथियार बना लिया। संस्कृति और पहचान की चिंता कोई नकली या दिखावटी बात नहीं है। स्थानीय लोगों में ये भय पनपने लगा कि अप्रवासन से उनकी भाषा पर खतरा है, परंपराओं और राष्ट्रीय पहचान पर खतरा है। धीरे धीरे ये सब मिट रहा है। दक्षिणपंथी नेतृत्व जो यूरोप का था, फ्रांस का था, उसने इस डर को और स्पष्ट शब्दों में सामने रखकर समर्थन जुटाया। लोग जुटने लगे क्योंकि भय सच्चा था।
मीडिया और राजनीतिक विमर्श भी नए आकार ले रहे थे। अप्रवासन की चर्चा मीडिया में अक्सर अपराध, सुरक्षा और संसाधन के बोझ से जुड़ी हुई दिखाई दी। अपराध बढ़ने लगे, जबकि अकादमिक विमर्श शायद वास्तविकता को एक मुखौटे से ढकना चाहते थे, उस पर पर्दा डालना चाहते थे। इस्लामोफोबिया जैसे शब्द और उसके पीछे की रीति नीति, उसके पीछे का एक्टिव तंत्र, उसके पीछे की लॉबिंग, उसी विमर्श के आप कह सकते हैं ऑफशूट्स थे, उसके राजनीतिक उपकरण थे। इस्लामोफोबिया जैसे शब्दों में उलझा हुआ यूरोप, अलग अलग देशों का नेतृत्व शायद अपनी उदारता का बोझ ढोता रहा और समाज उबलता रहा। राजनीतिक धरातल पर यह मुद्दा जनता की भावनाओं को भड़काने वाला साबित हुआ है। राजनीतिक विकल्पों की कमी को भी समझना होगा। यूरोप में मुख्यधारा की पार्टियां प्रवासन पर कोई ठोस, कठोर और स्पष्ट नीति नहीं दे पाईं। यही वजह है कि मतदाता फ्रांस में दक्षिणपंथ के सादे, तीखे संदेश की ओर खिंचने लगे। उनके डर सच्चे थे, वो ये ताप अनुभव कर रहे थे। फ्रांस के ताज़ा उदाहरणों को देखिए। हाल के सर्वेक्षण बताते हैं कि मैरीन ली पेन की नेशनल रैली पार्टी फ्रांस के परिषद चुनावों में 37% से अधिक समर्थन पा सकती है। ये मुख्यधारा की पार्टियों के लिए सीधी सीधी चुनौती है। फ्रांस की वर्तमान सरकार ने भी रुख बदला है, सख्त किया है। अवैध प्रवासन पर नियंत्रण की बात है, सीमाओं पर कड़ाई की बात है और अनधिकृत प्रवासियों को मिलने वाली राज्य सहायता में कटौती की गई है। हाल ही में कई मेयरों को धमकियां दी गई हैं, वहाँ पर उनकी संपत्तियों पर हमले हुए हैं। ये छोटी बात नहीं है, मेयरों की संपत्तियों पर हमले हुए, क्योंकि उन्होंने शरणार्थियों को आश्रय देने की कोशिश की थी। इससे स्पष्ट है कि सामाजिक असंतोष केवल वोट बैंक तक सीमित नहीं है। अब अप्रवासियों की बाढ़ यूरोप के समाज को, जर्मनी के समाज को, फ्रांस के समाज को उस स्तर पर ले आई है जहां पर लोग और सहने को तैयार नहीं है। अब समाज हिंसा तक पहुंच रहा है। मर्केल की उदारता से शुरू हुई बहस अब यूरोप में गहराई तक जा चुकी है। जर्मनी के भीतर सामाजिक प्रश्न, फ्रांस में दक्षिणपंथ का उभार और पूरे महाद्वीप में अप्रवासन पर चल रही तनातनी, ये सब बताता है कि ये मुद्दा केवल मानवीयता का नहीं है, बल्कि सभ्यता का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है और लोकतंत्र के अस्तित्व का प्रश्न बन चुका है। एक दो नहीं, ऐसी अनेक घटनाएं और ये तीनों उदाहरण बताते हैं कि जर्मनी की उदारता आज जर्मनी के लिए बोझ बन गई है। फ्रांस की कमजोरी ने दक्षिणपंथ को नया उभार दिया है। पोलैंड की सख्ती ने उसे अब तक सुरक्षित रखा है और ये सारे घटनाक्रम समाज की स्मृतियों में दर्ज हो रहे हैं, उसके सबक हैं और उसी के अनुसार उसकी प्रतिक्रियाएं भी तैयार हो रही हैं। यानी सवाल इस्लामोफोबिया का नहीं है, सवाल ये है कि क्या यूरोप अपनी सभ्यता और लोकतंत्र की रक्षा करेगा, कर सकेगा? ये तो रही दुनिया की बात। भारत के लिए सबक क्या है? भारत के इतिहास की विशिष्टता रही कि इसने हर समुदाय को जगह दी। शक आए, हूण आए, जैसे भी आए, एक टकराहट हुई, परंतु भारत का आंगन बाद में उनका अपना आंगन बन गया। पारसी आए, भारत ने अपनाया। यहूदी आए, शांति से बस गए। लेकिन आज जब हम रोहिंग्या जैसे मुद्दे को देखते हैं तो एक गंभीर प्रश्न उठता है, क्या हमारी सांस्कृतिक अतिसहिष्णुता, ओवर टॉलरेंस हमेशा हमारी ताकत होती है या कभी कभी हमारे लोकतंत्र और समाज के लिए कठिनाई बन जाती है, बोझ बन जाती है? लोकतंत्र और सिविल सोसाइटी के लिए इससे जुड़े हुए कुछ खतरे हैं। शिक्षा संस्थानों में, स्कूलों और कॉलेजों में मजहबी दबाव दिखाई देता है, पाठ्यक्रम बदलवाने की कोशिश दिखाई देती है। कहीं कोई राष्ट्रगीत ना गाने की बात करता है, कोई स्कूल में अजान पढ़ने की बात करता है। इस तरह के समाचार लगातार वर्ष भर आते रहते हैं। समानांतर व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश की जाती है। कुछ जगहों पर समानांतर शरिया काउंसिल जैसी संस्थाएं खड़ी हो रही हैं और ये सब संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है, परंतु देश में जो राजनीति संविधान के पोषक होने का दम भरती है वो इस सब पर खामोश रहती है। कानून और व्यवस्था की बात इससे जुड़ी हुई है। प्रशासन कई बार कार्रवाई करने से हिचकता है क्योंकि उस पर सांप्रदायिकता का ठप्पा लग जाने का डर होता है। ऐसे में मुद्दा ये है कि असली लड़ाई क्या है? क्या ये संघर्ष मुसलमान बनाम ईसाई है या हिंदू बनाम मुस्लिम है? नहीं, ये संघर्ष ऐसा नहीं है। ये लड़ाई है कट्टरपंथ बनाम लोकतंत्र की, चरमपंथ बनाम सिविल सोसाइटी की, नागरिक समाज की। जैसा मस्क ने कहा था, नंबर्स
झूठ नहीं बोलते, संख्या झूठ नहीं बोलती। कोलोन की महिलाएं, रॉथरहम की वो बच्चियां, जर्मनी का 68% समाज, पोलैंड का 0 टॉलरेंस, ये सब एक चेतावनी दे रहे हैं। ठोस आंकड़े हैं, झेले हुए अनुभव हैं। भारत के पास भी ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। सैमुअल हंटिंगटन ने कहा था कि सभ्यताओं का टकराव भविष्य है। आज वो भविष्य दरवाजे पर खड़ा है। सवाल है, क्या पश्चिम समय रहते जागेगा या इतिहास खुद को दोहराएगा? इसे सोचिए, समझिए और अपनी राय हमें बताइए। भारत के विषय में भी इस मुद्दे की परतों को खंगालेंगे, गहराई में जाएंगे। सवाल मुश्किल हैं, लेकिन परख आवश्यक है। फिलहाल परख में आज बस इतना ही। फिर किसी और विषय की परख करेंगे इसी मंच पर।